1599 में चंद अंग्रेज बर्तानिया से हिंदुस्तान आए। उन्होंने अभी ये बहाना बनाया कि वो तजारत की गर्ज से हिंदुस्तान आए हैं और उनका मकसद बर्तानिया और हिंदुस्तान के दरमियान तजारती ताल्लुकात कायम करना है। असल में वो मुसलमानों से उस फतह का बदला लेना चाहते थे जब मुसलमानों ने उंदलस यानी स्पेन पर फतह हासिल करके इस्लामी निज़ाम को नाफिज किया और अंग्रेज़ों की जालमाना हुकूमत का खात्मा किया। अंग्रेज़ किस तरह और कैसे दूसरे ममालिक पर कब्जे की सूरत में दाखिल होते हैं और कैसे दूसरे ममालिक का निज़ाम हुकूमत कंट्रोल करते हैं। साजिशों और बगावतों के लंबे सफ़र के बाद आखिर अंग्रेज़ किस तरह मुल्क के निज़ाम को अपने हाथों में लेते हैं और मुल्क को दिवालिया करते हैं। बरे सगीर में किस तरह अंग्रेज़ों ने मीर जाफर और मीर कासिम को अपने साथ मिलाया और मुसलमानों को शिकस्त हुई। मैं हूँ मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं अवैस वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। 1600 में अंग्रेज़ों ने बरसगीर में एक तजारती कंपनी कायम की जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने के बाद 1608 में अंग्रेज़ों ने पहला कदम बहुत चालाकी से उठाया। उन्होंने बादशाह जहांगीर से कहा, हम यहाँ एक तजारती कोठी कायम करना चाहते हैं ताकि बरतानिया से जो लोग तजारत के लिए आएँ उनके लिए एक दफ्तर हो। जहांगीर ने इजाज़त दे दी। असल में वो हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का एक ठिकाना बनाना चाहते थे जहाँ से वो पूरे मुल्क की सूरत हाल पर नज़र रख सकें और बगावत को आम किया जाए। वो चाहते थे कि यहाँ एक ताकतवर फौज बनाकर इस हिस्से पर कब्जा कर लिया जाए। अब अंग्रेज़ों को देखकर पुर्तगाली भी हिंदुस्तान में तजारत के लिए आए मगर अंग्रेज़ों ने उनको भगा दिया क्योंकि अंग्रेज़ यहाँ कब्जे की सूरत में आए थे और अकेले ही इस हिस्से पर हुकूमत करना चाहते थे। अंग्रेज़ों ने एक और कदम बढ़ाया। वो चाहते थे हम हिंदुस्तान की सल्तनत के कामों में अपना किरदार अदा करें। वो जहांगीर के दरबार में हाजिर हुए और कहा, बादशाह सलामत, हम चाहते हैं आपको भी तजारत में हिस्सादार बना लें ताकि सल्तनत को भी इसका फ़ायदा हो। लिहाजा हमारा एक वफद महल में रख लें ताकि आपके वज़रा के साथ तजारत के बारे में मशावरत करता रहे। बादशाह ने ओके किया। वफद के ज़रिए अंग्रेज़ों ने मज़ीद मराहत हासिल करना शुरू कर दी और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर मज़ीद तजारती कोठियाँ कायम करने लगे। इन कोठियों में अंग्रेज़ बरतानिया से आते और प्लानिंग करते कि किस तरह साजिशों के ज़रिए हुकूमत को कमज़ोर किया जाए। यही अंग्रेज़ इंडोनेशिया भी तजारत का नाम लेकर कब्ज़ा करने के लिए गए मगर वो कौम समझदार थी। वो इनके इरादे जान गए और उन्होंने अंग्रेज़ों को अपने मुल्क से निकाल दिया। दूसरी तरफ हिंदुस्तान में हुक्मरान ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। अंग्रेज़ों के लिए ये हदफ आसान था। अब अंग्रेज़ों ने मुग़ल बादशाह को राज़ी किया कि वो महल में एक अंग्रेज़ डॉक्टर को अपना मौलज रख लें। अंग्रेज़ों ने कहा, हमारे डॉक्टर जदीद तहकीकात करते रहते हैं, आपको बीमारी की सूरत में बहुत फ़ायदा होगा। पहले की तरह बादशाह ने इस बात पर भी ओके किया। अंग्रेज़ डॉक्टर बाटन को सियासी मंसूबे देकर हिंदुस्तान ले आए। अब 1644 में उस अंग्रेज़ डॉक्टर ने मुग़ल शहज़ादी जहां आरा का इलाज किया। वो एक मामूली बीमारी में मुब्तला थी जो कि महल के आम हकीम से भी ठीक हो सकती थी। उस अंग्रेज़ ने इलाज किया। बादशाह बहुत खुश हुआ और बंगाल में बड़े पैमाने पर तजारती कोठियाँ कायम करने की इजाज़त दे दी। यूँ हिंदुस्तान के एक और हिस्से में अंग्रेज़ों को कदम जमाने का मौका मिल गया। वो बरतानिया से जंग का ज़रूरी सामान मंगवाने लगे। वो हिंदुस्तान में नाजुक सूरत हाल की तलाश में थे कि कब बगावत की जाए और बरसगीर पर कब्ज़ा किया जाए। आखिर वो वक्त आ गया जब शाहजहां के बेटे तख्त के लिए लड़ने लगे। अंग्रेज़ों ने इस दौरान अपनी पोजीशन मुस्तहकम की और मज़ीद तजारती कोठियाँ कायम की। अंग्रेज़ों ने कलकत्ता में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री कायम की और इस शहर में किला बंदियाँ शुरू कर दी। इसको विलियम फोर्ट का नाम दिया गया जहाँ बड़े बड़े अंग्रेज़ साजिश के लिए मनसूबाबंदी करते थे। अब औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में मुगलिया सल्तनत कमज़ोर पड़ गई और टूट फूट का शिकार हो गई। ये एक बहादुर बादशाह था। इसने सल्तनत को इकट्ठा करने की बहुत कोशिश की। उधर जाटों, कल्होड़ों और मराठों ने भी बगावत कर दी और कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद मुगलिया हुकूमत तबाह होना शुरू हो गई और छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम होने लगी। बंगाल, हैदराबाद और ओध में खुद मुख्तार हुकूमतें कायम हो गईं। बंगाल में नवाब सिराजुद्दौला की बहुत मजबूत हुकूमत थी। अंग्रेज़ों ने कुछ लोगों को अपने साथ मिलाया और अंदर से नवाब के खिलाफ साजिश करने लगे। नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेज़ों की सोच का पता चल गया और उन्होंने अंग्रेज़ों की बंगाल में कोठियों पर हमला कर दिया और कब्ज़ा कर लिया। इस अमल की वजह से अंग्रेज़ों को सख्त जिल्लत महसूस हुई और उन्होंने नवाब से निजात हासिल करने का अज़म कर लिया। चुनाचा अंग्रेज़ों ने बंगाल के अंग्रेज़ अफसरों से मदद तलब की। अंग्रेज़ों ने एक फ़ौज तैयार की
اور نواب سراجالدولہ سے جنگ کے لیے میدان میں آئے۔ آج کل عمران خان میر جعفر غدار کا نام کیوں لیتے ہیں؟ سنیے ذرا۔ انگریزوں نے اعلان جنگ کر دیا اور سراجالدولہ کی فوج انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آئی۔ سراجالدولہ کی فوج کا سپہ سالار میر جعفر تھا۔ انگریزوں نے بھاری رشوت اور حکمرانی کا لالچ دے کر میر جعفر کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اب دونوں فوجیں لڑنے کے لیے میدان میں آئیں تو میر جعفر انگریزوں سے مل گیا اور مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ میر جعفر نے نواب سراجالدولہ کو شہید کر دیا۔ میر جعفر تاریخ میں غدار مشہور ہو گیا۔ انگریزوں نے غداری کے عوض میر جعفر کو بنگال کا حاکم بنا دیا۔ یہ ایک کٹ پتلی حکمران تھا اور سارے فیصلے انگریزوں کے کہنے پر کرتا تھا۔ میر قاسم میر جعفر کا داماد تھا اور یہ دونوں انگریزوں کے ساتھ مل گئے۔ یہ دونوں تاریخ میں غدار کہلانے لگے کیونکہ یہ دونوں اپنوں کو دھوکہ دے کر غیروں سے مل گئے تھے اور سلطنت کو نقصان پہنچاتے رہے۔ 1778 میں انگریز پورے بنگال پر قابض ہو گئے۔ 1806 میں مغلوں کی حکومت کا سیکنڈ لاسٹ بادشاہ اکبر شاہ ثانی تھا اور اس کے دور حکومت میں مغلیہ سلطنت صرف لال قلعہ دہلی تک رہ گئی تھی۔ مغلیہ سلطنت ٹوٹنے کے بعد سندھ میں تالپور خاندان کی حکومت تھی۔ انگریزوں نے 1843 میں جنرل چارلس کی قیادت میں حملہ کر کے سندھ پر قبضہ کر لیا۔ 1839 میں انگریزوں نے بلوچستان کے حکمران میر محراب کو قتل کر کے بلوچستان پر قبضہ کر لیا۔ پنجاب پر سکھوں کی حکومت تھی۔ انگریزوں نے 1849 میں سکھوں پر حملہ کر کے پنجاب پر بھی قبضہ کر لیا۔ آخر وہ وقت آ گیا جب انگریزوں نے 1600 سے 1856 تک 256 سال کی جانے والی سازشوں کی وجہ سے حکومت کو کمزور کر کے 1857 کو برصغیر پر حملہ کر دیا۔ بہادر شاہ ظفر مغلوں کا آخری بادشاہ تھا۔ انگریزوں نے اس کو گرفتار کر لیا۔ انگریزوں اور برصغیر کے لوگوں کے درمیان تاریخی جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ آزادی میں انگریزوں نے پورے برصغیر پر قبضہ کر لیا اور یہاں کے لوگوں پر ظلم و ستم کا دور شروع ہو گیا جو 1947 تک تقریباً 150 سال تک جاری رہا۔ انگریزوں نے ہندوستان میں بہت لوٹ مار کی اور یہاں کا مال برطانیہ بیچ دیا۔ اس کے بدلے میں ملک میں غربت، بے روزگاری اور انتشار کا دور شروع ہو گیا۔